Welcome students. Today we are going to discuss the topic that is Frank-Cordon principle. Students, in this principle, Frank-Cordon principle, there is a maximum use of vibration. So before starting the topic, we'll discuss a bit about the vibrational levels and how the molecules are vibrating. Okay. See, suppose I told you in a test tube we take one कॉम्प्लेक्स और वन मॉलिक्यूल वी टेक. ठीक है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है या फिर एक कॉम्प्लेक्स है. मॉलिक्यूल किससे बना है? मॉलिक्यूल बना है दो एटम के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, एटम के कॉम्बिनेशन से बना है. अब इसके अंदर मॉलिक्यूल है, अगर इसके ऊपर हम लोग कोई रेडिएशन डालते हैं, सपोज़ ये रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये रेडिएशन है सपोज़ इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन ले लिया. ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन हम लोग लेते हैं तो क्या होगा? सिर्फ वाइब्रेशन होगा मॉलिक्यूल में. जब हम लोग यूवी और विजिबल रेडिएशन डालते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर ये यूवी विजिबल रेडिएशन है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल रोटेशन भी अंडरगो करेगा. ठीक है, वाइब्रेशन भी होगा, रोटेशन. वाइब्रेशन कैसे होगा? अगर ये सपोज रेडिएशन यूवी विजिबल रेडिएशन है तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक. सपोज ये न्यूक्लियस है, ये ऊपर के ये E1 एनर्जी लेवल है, ये अंदर का न्यूक्लियस है, ये E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 एनर्जी लेवल है. तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जंपिंग करता है, ट्रांजिशन होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सपोज इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे है, ये लेवल पूरा खाली है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस लेवल से इस लेवल पे ट्रांजिशन करेगा, है ना. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. लेकिन इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसके साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है. अब रोटेशन और वाइब्रेशन क्या होता है? ठीक है, ये शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेंगे, क्योंकि ये फ्रैंक-कोडॉन के अंदर पूरा वाइब्रेशन ही इन्वॉल्व है. जब पूरा वाइब्रेशन क्लियर हो जाएगा तो ही ये टॉपिक समझ में आ जाएगा. तो ठीक है, सपोज ये रेडिएशन डाल दी हमने इस ट्यूब में, रेडिएशन पास कर दी इस टेस्ट ट्यूब से. ये रेडिएशन है हमारे यूवी विजिबल रेडिएशन. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में. उसके साथ साथ क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल, ये सपोज एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है जो फॉर्म हुआ है दो एटम के कॉम्बिनेशन से. वो मॉलिक्यूल कैसे क्या करेगा? उसमें के जो दो एटम है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. देखो, इस सपोज ये दो एटम है, ये दो एटम इस तरह से वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे. ठीक है ना. ये दो एटम कैसे 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 वाइब्रेशन होगा? पास में आना जाना, ऐसे इस तरफ से वाइब्रेशन होगा. और वाइब्रेशन के साथ साथ वैसे कैसे रोटेशन भी होगा, ऐसे रोटेशन भी होगा मॉलिक्यूल का, है ना. यही होता है ना. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक, लेकिन उसके साथ साथ में मॉलिक्यूल का ये दो मॉलिक्यूल, इनका ऐसे वाइब्रेशन भी होगा. वाइब्रेशन के साथ साथ उनका फिर और रोटेशन, इस तरह रोटेशन भी होगा मॉलिक्यूल का. ये होता है. तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि अगर मॉलिक्यूल का साथ में अगर रेडिएशन पास कर रहे हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तो हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन हो रहा है साथ में मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेशन भी कर रहा है, ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है. तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे वाइब्रेशन करने की वजह से ये जो दो एटम है, ये दो एटम ऐसे वाइब्रेशन करते ऐसी एक स्टेज आती है जहाँ पे ये दोनों ऐसे अलग हो जाते हैं. मतलब ऐसे ये लोग अलग टूट जाते हैं ऐसे. मतलब जो बॉन्ड है इन दोनों एटम के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ऐसी कंडीशन आ जाती है. ठीक है, ये एजम्पशन हम लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपने फ्रैंक-कोडॉन के हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो साथ में वाइब्रेशन भी, तो वाइब्रेशन तो ऐसे ही होता होगा, ऐसे होता है. ऐसे होते होते वाइब्रेशन करते करते ऐसे एक स्टेज आती होगी जहाँ पे ये जो दोनों के बीच में जो दो एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ऐसे हम लोग सोचते हैं. ठीक है, ऐसा होता है. ठीक है, इसके बाद देखो,
तो हाँ, इसमें अब ये फिगर, इस फिगर में हम लोग, इस फिगर से यही पता चल रहा है हमको कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, वो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो है आर, यहाँ पे एक एटम रखते हैं और एक यहाँ पे एक एटम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आर। अब ये क्या दिखाया हुआ है, ये है एक एनर्जी लेवल जो मॉलिक्यूल के अंदर एक E0 एनर्जी लेवल और एक E1 एनर्जी लेवल। अब ऐसे ये बात दिमाग में आ रही होगी कि मैडम ये ऐसे कर्व क्यों लिया, इसके पहले तो हमने स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया था एनर्जी लेवल्स, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, अभी ऐसे ऐसे इस फॉर्म में क्यों लिया? तो इस फॉर्म में ऐसे लिया कि हमको वाइब्रेशन बताना है। वाइब्रेशन हम लोग किस फॉर्म में भी ले सकते हैं, एनर्जी लेवल हम लोग किसी भी तरीके से गोल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, किसी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वाइब्रेशन के बारे में, इसलिए मैंने इस तरफ से लिया। अब क्यों लिया वो भी बताऊंगी मैं। सपोज हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें एक एटम यहाँ फिक्स कर दिया और एक एटम मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रख दिया, इस मॉलिक्यूल से डिस्टेंस रख दिया आर। अब मैंने इस मॉलिक्यूल को रेडिएशन सप्लाई कर दी। कौन सी रेडिएशन सप्लाई की? मैंने यूवी विजिबल रेडिएशन सप्लाई की। यूवी विजिबल रेडिएशन सप्लाई करने से ये मॉलिक्यूल करेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट, E0 ये पूरा ग्राउंड स्टेट का है, और ये है E1 स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, और जब बीच के हैं ये वाले, ये सारे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है। हमने रोटेशन एनर्जी लेवल इसमें ड्रॉ नहीं किए क्योंकि हमको उसका काम नहीं है, हमने वाइब्रेशन ड्रॉ किया कि हमको इसी का काम है। ओके, तो बस रेडिएशन सप्लाई किए मॉलिक्यूल में, उसके मॉलिक्यूल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ ग्राउंड स्टेट से तो एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के साथ साथ वहाँ पे हो रहा है रोटेशन और वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन मैंने बताया, ऐसे दो मॉलिक्यूल इसके बीच वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है। तो ठीक है, ये वाइब्रेशन इसलिए हमने दिखाया, डिस्टेंस पहले कम है फिर ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, ऐसे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है। और कुछ एक समय ऐसा आता है कि दोनों के ये दो एटम है, इनका डिस्टेंस इतना बढ़ गया ऐसे कर के कि यहाँ पे इस पोजीशन में आने के बाद ये क्या है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। ये डायग्राम में हमने ये शो किया है, इस डायग्राम में हमने क्या शो किया है, यही शो किया है कि रेडिएशन फॉल करने के बाद उस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुआ, और ये जो हमने वाइब्रेशन लेवल दिखाए हैं, वाइब्रेशन लेवल हमने इस कर्व में इसलिए दिखाए हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है आर, जैसे जैसे वाइब्रेशन होते जा रहा है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर वो बढ़ते जा रहा है, और कुछ समय के बाद ये क्या आ रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। ये सब दिखाया है इसके अंदर। अब हम आते हैं इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या दिखाया है। अब मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने बताया है कि वाइब्रेशन होने की वजह से वो वाइब्रेशन होता है एटम, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी होता है और साथ साथ में वाइब्रेशन भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि ये वाइब्रेशन होते होते इनके बीच का जो डिस्टेंस, इनके बीच में जो आर है, वो आर बहुत एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होने के बाद दोनों के बीच का आर बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एटम रखा था, यहाँ पे मैंने एक एटम रखा था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो रहा है तो दोनों के बीच में यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, दोनों के बीच का जो आर है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होते होते वो जो दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है आर वो बढ़ जाता है, ऐसे हम सोचते हैं। तो क्या होता है, अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर है, दोनों एटम का डिस्टेंस आर बढ़ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगा तो ये ग्राउंड स्टेट से अगर स्ट्रेट एक्साइटेशन देगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्साइटेशन, मतलब इस वाइब्रेशनल लेवल में एक्साइटेशन हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन E0 से E1 में होगा। अब E1 में कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि इधर ही होना चाहिए कि इधर ही, ऐसा कुछ नहीं, किधर भी हो सकता है, इस E1 में किधर भी हो सकता है एक्साइटेशन। हाँ, तो इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम लोग ये देख रहे हैं कि वाइब्रेशन होने की वजह से दो एटम का वाइब्रेशन होने की वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर वो बढ़ जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस इतना छोटा होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होना शुरू होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, वैसे वैसे उसका बीच का दो एटम के जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इस डायग्राम में ये शो हो रहा है।
अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम के पास। ये डायग्राम सेम ऐसे ही दिख रहा है ना, सेम वैसे दिख रहा है। तो इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं हम लोग पहले। तो ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ये डायग्राम फ्रैंक कोडन डायग्राम का है। ये जो दो डायग्राम है ये तो हमारे ये जो डायग्राम दिखाया था हमने, ये तो हमारा एजम्पशन था कि हमने एज्यूम ऐसे किया था। लेकिन फ्रैंक कोडन क्या बोलता है, फ्रैंक कोडन बोलता है कि जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर इसके अंदर मॉलिक्यूल लिया और इस पर जो रेडिएशन डाल रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन तो होगा, लेकिन ये जो दो एटम हैं, जो दो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वक्त ये दो एटम में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन की स्पीड नहीं, वो इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट ट्रांजिशन करता है कि उसके हिसाब से इन दोनों की जो वाइब्रेशन की स्पीड है वो एकदम नेग्लिजिबल होती है। मतलब क्या बोल रहा है फ्रैंक कोडन, फ्रैंक कोडन बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक, वो इतने स्पीड में होता है, इतने स्पीड में होता है कि जो दो एटम है, ये जो दो एटम है ये सिर्फ ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, उतने इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाकर नीचे भी आ जाता है, इतने स्पीड में होता है। ये बोल रहा है फ्रैंक कोडन। फ्रैंक कोडन क्या बोल रहा है कि जब हम लोग अगर रेडिएशन सप्लाई करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को रेडिएशन सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है कि जो दो एटम हैं, दो एटम अगर ऐसे वाइब्रेशन भी करते हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं होते हैं, उससे पहले ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाकर नीचे भी आ जाता है। ये फ्रैंक कोडन बोल रहा है फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल के हिसाब से। ये तो एक चीज़ बताई फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल ने, और एक चीज़ बताई कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इतना मतलब इतना कम मास होता है और इतना छोटा होता है, उसके हिसाब से ये जो दो एटम है, इन दो एटम के जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इतने हैवी होते हैं और इतने बड़े होते हैं और इतना मास में होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है कि वो पट से एक्साइटेशन हो जाएगा, एक्साइटेशन होकर नीचे भी आ जाएगा, फिर भी ये न्यूक्लियस हिलते नहीं हैं, हिलते भी होंगे, फिर भी वो बहुत नेग्लिजिबल है, लगता है हिलने को। ठीक है, समझ में आया? तो इस